नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 22 अप्रैल 2020 और स्वागत है आपका पिलिंग बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। सबसे पहले आज के डिस्कशन का इम्पोर्टेंट आर्टिकल ई रक्त कोष पोर्टल से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? देखो, वो लोग जो कोविड-19 से अब ठीक हो चुके हैं, रिकवर कर चुके हैं, उनके ब्लड का इस्तेमाल किया जा सकता है क्रिटिकली इल पेशेंट्स को प्लाज्मा थेरेपी देने के लिए, उनकी जान बचाने के लिए। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो अब कोविड-19 से रिकवर कर चुके हैं, वो सामने भी आए हैं अपना ब्लड डोनेट करने के लिए, ताकि बहुत ही ज़्यादा जो बीमार कोविड-19 के पेशेंट्स हैं उनको प्लाज्मा थेरेपी दी जा सके। बट थोड़ी कन्फ्यूज़न है कहाँ पे उनका ब्लड स्टोर करके रखा जाए। तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हमारे देश में जितने भी ऐसे डोनर्स हैं वो ब्लड डोनेट करते हैं, उस ब्लड को मैनेज करने के लिए ई रक्त कोष पोर्टल का इस्तेमाल किया जाए। तो इस ई रक्त कोष पोर्टल की हम बात कर लेते हैं। इसको देखो इस्टेब्लिश किया गया था 2016 में। उस समय जो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर थे उनके द्वारा। ये क्या है? ये देखो सेंट्रलाइज्ड ब्लड बैंक मैनेजमेंट सिस्टम है। सिंपल भाषा में बोले, हमारे देश में ब्लड बैंक्स को मैनेज करने के लिए ये सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। इस पोर्टल की सहायता से हमारे देश में सरकारी और प्राइवेट ब्लड बैंक्स को मैनेज किया जाता है। ये पोर्टल देखो कॉम्प्रिहेंसिव आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, कैसे ब्लड बैंक्स ऑपरेट करेंगे, उनके फंक्शन करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होगा, तमाम तरह की जानकारियाँ इस पोर्टल पर जाकर आप प्राप्त कर सकते हो। जैसे देखो, कहाँ पर आपके नज़दीक कौन सा ब्लड बैंक है और वहाँ पे कौन से ब्लड ग्रुप का कितने यूनिट ब्लड मौजूद हैं। तो इसका बहुत सारा फ़ायदा होता है। फ़ायदा ये होता है कि एक्सीडेंट की सूरत में जल्दी से इंफॉर्मेशन प्राप्त की जा सकती है। टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है गोल्डन आवर्स में, यानी एक्सीडेंट के बाद का जो समय होता है वो गोल्डन आवर्स होते हैं। उस समय में, उस प्रीशियस टाइम में सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त की जा सकती है इस पोर्टल की सहायता से, और उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज किया जा सकता है। इसके अलावा भी देखो, काफ़ी बार पहले क्या होता था, कुछ लोग मजबूरी का फ़ायदा उठा के ब्लड बेच देते थे, लेकिन अब ये चीज़ें कम होने लगी हैं क्योंकि इस पोर्टल पर सारी इन्फॉर्मेशन आसानी से प्राप्त की जा सकती है। तो लोगों के इमोशंस का फ़ायदा उठा के ब्लड को बेचना, ये सब चीज़ें अब पहले की अपेक्षाकृत नहीं होती, बहुत कम होती हैं। ये जो ई रक्त कोष पोर्टल है, ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट एंड नेशनल ब्लड पॉलिसी को इन्फोर्स करता है, स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस को जारी करता है ब्लड को हमारे देश में प्रॉपरली मैनेज करने के लिए। इसके अलावा भी ई रक्त कोष पोर्टल में ब्लड डोनेशन लाइफ साइकिल की मैनेजमेंट से संबंधित काफ़ी सारे दूसरे कंपोनेंट्स भी शामिल हैं, जैसे बायोमेट्रिक डोनर मैनेजमेंट सिस्टम, ब्लड ग्रुपिंग, टीटीआई स्क्रीनिंग। टीटीआई स्क्रीनिंग में क्या होता है, जैसे ही देखो कोई पर्सन ब्लड डोनेट करता है तो पहले ब्लड डोनेशन से पहले स्क्रीनिंग होती है, कहीं ऐसा तो नहीं डोनर के ब्लड से कोई पैथोजन ट्रांसमिट हो जाएगा उस पर्सन में जो ब्लड को रिसीव करेगा, जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, कहीं इस प्रकार का इन्फेक्शन तो नहीं ट्रांसमिट कर जाएगा उस पर्सन में जो रिसीव करने वाला है ब्लड को। तो पहले जांच की जाती है ब्लड डोनेशन से पहले। एंटीबॉडी स्क्रीनिंग, सेंट्रलाइज्ड ब्लड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम फॉर डिस्पोजल ऑफ डिस्कार्डेड ब्लड। वो ब्लड जो अब यूज़ करने लायक नहीं है, जिसको डिस्कार्ड किया जा चुका है, उसको किस प्रकार से डिस्पोज करना है, ये भी शामिल है। इससे संबंधित भी गाइडलाइंस हैं ई रक्त कोष पोर्टल में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल सिविल सर्विसेज डे के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? हर साल देखो 21 अप्रैल का दिन सिविल सर्विसेज डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। अभी फिलहाल कंटेस्ट ये है, प्रधानमंत्री ने इस मौके पर सिविल सर्वेंट्स और उनकी फैमिलीज को शुभकामनाएं दी। सरदार पटेल को भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। क्वेश्चन देखो ये उठता है कि आखिरकार 21 अप्रैल का ही दिन सिविल सर्विसेज डे के रूप में क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? इसका आंसर ये है, देखो आज़ादी के बाद सिविल सर्विसेज में जिनका चयन हुआ था उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई और फर्स्ट बैच जो था प्रोबेशनर्स का
उनको संबोधित किया था सरदार पटेल ने। ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ट्रेनिंग स्कूल, ये कहाँ पर है? ये मैककेफे हाउस में था। अब तो पता नहीं, ये मैककेफे हाउस का नाम चेंज कर दिया गया होगा, लेकिन हाँ, मैककेफे हाउस में ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ट्रेनिंग स्कूल था उस समय, और वहाँ पर प्रोबेशनर्स का जो फर्स्ट बैच था उसको संबोधित किया था सरदार पटेल ने 21 अप्रैल के दिन, और कहा था अपनी स्पीच में कि सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो इंडिया का स्टील फ्रेम हैं। तब से लेकर अभी तक 21 अप्रैल का दिन सिविल सर्विसेज डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। मकसद ये होता है इस दिन को ऑब्जर्व करने का, सिविल सर्वेंट से आह्वान करना कि आप सिटीजन्स के लिए अपने आप को फिर से रीडेडिकेट कीजिए, और पब्लिक सर्विस के लिए आपकी जो कमिटमेंट है इसे आप भूलिए नहीं, इसे आप रिन्यू कीजिए। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया सिविल सर्विसेज डे के बारे में। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल फिर से अर्थ डे के बारे में है। आज देखो 3 आर्टिकल्स ऐसे हैं जो किसी न किसी डे के बारे में हैं। अर्थ डे, सिविल सर्विसेज डे हमने डिस्कस किया, और एक और भी है वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। खैर पहले बात करते हैं अर्थ डे की। हर साल 22 अप्रैल का जो दिन है ये अर्थ डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। सबसे पहली बार इसे अर्थ डे के रूप में ऑब्जर्व किया गया था 1970 को। मकसद ये होता है इन्वायरमेंट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता पैदा करना, लोगों को बताना इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करना क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे देखो अभी कोविड-19 हुआ है तो काफ़ी सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं कि हमने इन्वायरमेंट का ख्याल नहीं रखा, हमने वाइल्ड लाइफ को बहुत ज़्यादा नष्ट किया, इसीलिए इस प्रकार के जूनोटिक डिजीज़ जो हैं वो स्प्रेड हो रहे हैं, मतलब एनिमल से ह्यूमन बींग्स में डिजीज़ ट्रांसमिट हो रहे हैं। तो अर्थ डे ऑब्जर्व करके एक प्रकार से हम आह्वान करते हैं लोगों से कि आप इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की दिशा में काम कीजिए। हर साल 193 कंट्रीज़ में ये जो अर्थ डे है वो ऑब्जर्व किया जाता है, और कोऑर्डिनेशन किया जाता है अर्थ डे नेटवर्क के द्वारा। इसके बाद देखो थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन भी है। अर्थ डे देखो ये भी रिकॉग्नाइज करता है हमारी ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेचर के साथ हम हार्मनी इस्टेब्लिश करें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंसेप्ट आपने सुना होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सिंपल मतलब ये है आज के जनरेशन की नीड्स, यानी आज के जनरेशन की ज़रूरतों की पूर्ति करना विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू फुलफिल देयर नीड्स। मतलब सिंपल ये है, ऐसा नहीं कि आज की जो जनरेशन है वो नेचुरल रिसोर्सेज को इतना ज़्यादा ख़त्म कर दे कि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कुछ बचे ही ना, और उनकी एबिलिटी प्रभावित हो जाए अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो हमें अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करनी है, लेकिन फ्यूचर जनरेशन्स की जो एबिलिटी है वो प्रभावित नहीं करनी है, उनके लिए भी हमें छोड़ना है नेचुरल रिसोर्सेज को। इसके अलावा देखो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को एड्रेस करने के लिए जो पेरिस एग्रीमेंट है ये भी सिग्नेचर के लिए ओपन हुआ था अर्थ डे के दिन, यानी 22 अप्रैल 2016 को। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में यूएन हेडक्वार्टर में। वर्ल्ड अर्थ डे जो है लोगों को एनकरेज करता है आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप लीजिए मदर अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे के बारे में है। हर साल 21 अप्रैल का दिन वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। कंटेक्स्ट देखो ये है, इस दिन के मौके पर यूनाइटेड नेशंस ने वर्ल्ड से आह्वान किया कि इनोवेशन आज के समय में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इनोवेशन की सहायता से विभिन्न जो कंट्रीज़ हैं अपने इकोनॉमिक पोटेंशियल को अचीव कर सकते हैं। ये देखो ग्लोबल यूएन डे है जो हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 21 अप्रैल को। मकसद ये है लोगों को बताना, जागरूकता पैदा करना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में किस प्रकार से क्रिएटिविटी और इनोवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्रिएटिविटी और इनोवेशन की सहायता से आप ऐसी ऐसी एप्लीकेशंस ला सकते हो, ऐसे ऐसे मॉडल्स डेवलप कर सकते हो जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ज़्यादा बेहतर ढंग से अचीव किया जा सकता है। सबसे पहली बार ये जो डे है वो 21 अप्रैल 2018 को ऑब्जर्व किया गया था। तो इस बार तीसरी बार था कि इसी 21 अप्रैल को ये वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे ऑब्जर्व किया गया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल यूनिफाइड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? 22 और 23 अप्रैल को ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होनी थी, लेकिन कोविड-19 की महामारी के बाद इसे अब पोस्टपोन कर दिया गया है क्या ये कॉन्फ्रेंस? देखो एनुअल मीटिंग होती है
3 आर्म्ड फोर्स सर्विसेज, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की। और जब ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होती है, मतलब ये जब एनुअल मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है तीनों आर्म्ड फोर्स सर्विसेज और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, इस मीटिंग में चर्चा होती है इंडिया की लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो ये कॉन्फ्रेंस एक प्रकार से प्लेटफॉर्म है जिस पर एपेक्स लेवल पे सिक्योरिटी संबंधित इश्यूज़ को डिस्कस किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, पिछले साल कौन कौन सी सिक्योरिटी थ्रेट सामने आई और कैसे उनको टैकल किया गया, फ्यूचर में अगले साल या फिर और ज़्यादा आगे किस प्रकार की सिक्योरिटी थ्रेट सामने आ सकती हैं, हमें उनसे कैसे निपटना है। तो ये सारे इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं इस यूनिफाइड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में। कंपोजिशन की बात करें, चेयरमैन होते हैं इस कॉन्फ्रेंस के डिफेंस मिनिस्टर, मतलब इस कॉन्फ्रेंस को चेयर किया जाता है डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा। और कौन कौन हिस्सा लेता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिफेंस, इसके अलावा डिफेंस मिनिस्ट्री के टॉप ऑफिशियल्स, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सर्विसेज के चीफ और तीनों सर्विसेज के सीनियर ऑफिसर्स। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल डापोरिजो ब्रिज के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने डापोरिजो ब्रिज को बनाया सुबनसिरी रिवर के ऊपर। सुबनसिरी रिवर जो है ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, तो सुबनसिरी रिवर के ऊपर ये ब्रिज बनाया गया बीआरओ के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 27 दिनों के अंदर अंदर। सिग्निफिकेंस देखो ये है, ये ब्रिज स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया और चाइना के बीच जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ पर अब ज़्यादा जल्दी पहुँचा जा सकेगा। वहाँ पे जो रोड्स हैं उनके साथ बेहतर कनेक्टिविटी इस्टाब्लिश हो जाती है इस ब्रिज के थ्रू। थोड़ी और इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करते हैं बीआरओ के बारे में। इसको देखो इस्टाब्लिश किया गया था 7 मई 1960 को। जब बीआरओ को इस्टाब्लिश किया गया था, इस मकसद के साथ इस्टाब्लिश किया गया था कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में बॉर्डर एरियाज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, रिमोट एरियाज़ में मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। उसके बाद से लेके अभी तक तो देखो काम इसका काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो चुका है, जैसे एयरफील्ड कंस्ट्रक्ट करना बॉर्डर एरियाज़ में या फिर दूसरे प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करना, टनल बनाना, इस प्रकार के अनेकों काम अब इस बीआरओ के द्वारा किए जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इस ऑर्गेनाइजेशन का है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास। अभी फ़िलहाल देखो 21 स्टेट्स में, 1 यूटी में और काफ़ी सारे नेबरिंग कंट्रीज़ जैसे अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका में काम किया जा रहा है बीआरओ के द्वारा। सुबनसिरी रिवर की बात करें हम, ये देखो चाइना में तिब्बतियन प्लेटो से निकलती है और मिरी हिल से होके इंडिया में आती है। ये ब्रह्मपुत्र की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। इसे गोल्ड रिवर के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके बारे में जल्दी से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर जैसा हमने डिस्कस किया शुरुआत में चाइना से ओरिजिनेट होती है। वहाँ पे एक ग्लेशियर है चिमायुंगडुंग ग्लेशियर, यहाँ से ओरिजिनेट होती है 5150 मीटर की ऊंचाई से। 3 देशों में बहती है ब्रह्मपुत्र रिवर, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश। टोटल लेंथ है ब्रह्मपुत्र रिवर की 3848 किलोमीटर। इंडिया में 2 स्टेट से होकर गुजरती है, एक असम और दूसरा अरुणाचल प्रदेश से। देखो जो सोर्स है ब्रह्मपुत्र रिवर का, यानी जहाँ से ओरिजिनेट होती है, वो इंडस और सतलुज के सोर्स पॉइंट के नज़दीक ही है। एक वहाँ पर ला है मरियम ला। ये जो ला है वो सेपरेट करता है ब्रह्मपुत्र रिवर के सोर्स को मानसरोवर लेक से। आप अगर ब्रह्मपुत्र रिवर के रूट पर नज़र डालोगे तो आपको दिखेगा कि शुरुआत में देखो, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, चाइना में ब्रह्मपुत्र रिवर का नाम होता है सांगपो रिवर। ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो कर रही होती है ब्रह्मपुत्र रिवर और अरुणाचल प्रदेश में एकदम से साउथ की तरफ फ्लो करने लगती है। नामचा बारवा जगह का नाम है जहाँ से एकदम से टर्न लेती है ब्रह्मपुत्र रिवर और इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में। सादिया जगह का नाम है जहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर पहाड़ों से निकलती है और पहुँचती है प्लेन एरियाज़ में। सादिया कहाँ पर है? असम में है। सादिया से धुबरी आपको याद भी होगा, शायद नेशनल वाटरवे नंबर 2 है। तो इस प्रकार से हमने ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस की। हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी तीस्ता के बारे में। पहले आप देख लीजिए रूट मैप तीस्ता रिवर का। यहाँ पर देखो सिक्किम से ओरिजिनेट होती है तीस्ता रिवर।
बॉर्डर बनाती है सिक्किम और वेस्ट बंगाल के बीच और उसके बाद एंटर करती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र रिवर से मिल जाती है तीस्ता रिवर। मेजर ट्रिब्यूटरी रिवर है ब्रह्मपुत्र की, जैसा हमने डिस्कस किया सिक्किम से ओरिजिनेट होती है और सिक्किम की लाइफलाइन भी है। अगर यूपीएससी स्पेसिफिकली लेक का नाम पूछती है कि कौन से लेक से ओरिजिनेट होती है तीस्ता नदी, नाम है लेक का तसो लामो लेक। ग्लेशियर है जिसका नाम है खांसे ग्लेशियर। इस ग्लेशियर के पिघलने से पानी आता है तीस्ता रिवर में। ट्रिब्यूटरीज इस प्रकार से हैं, लेकिन देखो तीस्ता रिवर की ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट नहीं हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है यूपीएससी के लिहाज से। हम डिस्कस करेंगे मानस रिवर के बारे में। रिवर्स हमारी खत्म होने वाली हैं, उसके बाद हमारा पूरा फोकस साइंस एंड टेक पे ही होगा। मानस रिवर देखो उतनी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि लेंथ काफ़ी छोटी है, 376 किलोमीटर से। ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, यहाँ पर देखो ड्रेनेज एरिया इंडिया, भूटान और चाइना में है, और जोगी घोपा के पास ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है मानस रिवर। टोटल लेंथ है 376 किलोमीटर से। जोगी घोपा काफ़ी सुर्खियों में था पिछले साल, आपको याद होगा। यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा लॉजिस्टिक्स सेंटर इस्टेब्लिश किया जा रहा है। इससे नॉर्थ ईस्ट का जो व्यापार है वो ईस्ट एशियन कंट्रीज से और ज़्यादा बढ़ेगा। मानस रिवर वैली के पास रॉयल मानस नेशनल पार्क भी है भूटान में, और इंडिया में मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखो टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरीज पर देखो जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, फॉर एग्जांपल मानस, तीस्ता, जिन पे क्वेश्चन आ सकता है वो हमने डिस्कस कर ली। लेकिन ब्रह्मपुत्र रिवर की काफ़ी सारी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं जिनके बारे में आपको डिटेल से पता नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि ये छोटी छोटी जो रिवर्स हैं वो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज हैं। एक बार आप नज़र डाल लीजिए, यहाँ पर देखो हमने डिस्कस किया था चाइना से आती है ब्रह्मपुत्र रिवर। चाइना में नाम है सांगपो, और उसके बाद शुरुआत में अरुणाचल प्रदेश में नाम होता है सियांग। अरुणाचल प्रदेश में सियांग डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं, ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग। यहाँ पे देखो दिबांग मिलती है और लोहित नदी भी मिलती है। और शुरुआत में हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखते हैं, उसके बाद लेफ्ट बैंक। राइट बैंक में यहाँ पे सुभानसरी है, यहाँ पे है रंगा नदी, और जिया भरेली यहाँ पर है, पुठीमरी यहाँ पर है। उसके बाद ये मानस है, मानस के बारे में हमने डिस्कस किया था। और ये है तीस्ता नदी, यहाँ पे दीपिका। तो ये हमने राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में डिस्कस किया। अब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में देख लेते हैं। ये है बुरी दिहांग, और ये है धनसरी, यहाँ पर है कपिली। मेन तो देखो यही इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है कि जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं उनको आप नॉर्थ से साउथ में लगाइए या फिर ईस्ट टू वेस्ट लगाइए। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ऑर्डर भी पता होना चाहिए। तो आप इस मैप का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हो तो एक बार आप ज़रूर मैप बना लीजिए कि कौन सी ट्रिब्यूटरी कहाँ पे मिलती है।